हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ाएंगे। क्लास 11th फिजिक्स का ये चैप्टर 4th है और आने वाली क्लास 11th की जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के उन सब के लिए ये एक बिल्कुल बेसिक चैप्टर का या बेस चैप्टर का काम करता है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत हल्का चैप्टर होता है। आइए हम इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो चैप्टर का नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक, तो ये चैप्टर हमें जो है आज यहाँ पे पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, फिजिक्स में आपने जितनी भी क्वांटिटीज अब तक सुनी है, क्वांटिटीज का मतलब जैसे फोर्स आपने सुना, डिस्टेंस सुना, डिस्प्लेसमेंट सुना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, अभी तक आप लोगों ने हाई स्कूल तक जितनी भी क्वांटिटीज़ का नाम सुना और आगे जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज़ का नाम सुनोगे, फोर्स हो गया, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मास, वेट, जितनी भी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सबकी सब आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या कहलाती है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, तो ये सबकी सब आपकी जो है फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जितनी भी तरीके की आपकी फिजिक्स में क्वांटिटी है, सबकी सब फिजिकल क्वांटिटी है। इन क्वांटिटीज़ की खासियत ये होती है कि हम इनको मेज़र कर सकते हैं। दीज क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, तो आप उसको कह सकते हो कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वो सब की सब हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए, अब फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो या तो स्केलर होती है और या तो वेक्टर होती है। या तो स्केलर होती है और या तो वेक्टर होती है। यानी कि हम लोग ने इस फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में बांट रखा है, एक स्केलर और एक वेक्टर। ठीक, एक स्केलर और एक वेक्टर, दो टाइप की क्वांटिटीज में हमने बांट रखा है। तो जितनी भी फिजिक्स में हमको क्वांटिटी दिखेगी, जैसे फोर्स दिख गई, या डिस्प्लेसमेंट दिख गया, डिस्टेंस दिख गया, टाइम हो गया, तो ये सब क्वांटिटीज या तो स्केलर होंगी या तो वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। ये सब मैं कैसे जाना? ये सब जाना इन सब चीज़ों को पढ़ के। तो जैसे हम जाने हैं वैसे आप भी जानेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो कहा जाता है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं वो सबकी सब हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में बांटा गया, स्केलर एंड वेक्टर। तो हम लोग फर्स्ट वाला बात करने जा रहे हैं यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज़ की। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं सर? जिन क्वांटिटीज़ का केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनकी डायरेक्शन की बात नहीं होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले जो मैंने लाइन बोली, अगर उसको अच्छे से समझना है तो आपको इस वर्ड का मीनिंग समझना आपका बहुत ज़रूरी है कि मैग्नीट्यूड माने क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड माने होता है सर वैल्यू। जैसे कि आप शुगर लेने जाते हो तो आप कहते हो कि ये शुगर कितनी है, तो कहता है 2 kg। तो ये उसका मास हो गया ना 2 kg। तो मास की वैल्यू कितनी है? 2 kg है। जैसे आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो 2 न्यूटन, तो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 न्यूटन हो जाती है। या फिर आपका वेट है 65 न्यूटन, तो वहाँ पे आपका वेट जो 65 न्यूटन है, तो वेट की वैल्यू क्या है? 65। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है सर, हम इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो अब आइंदा से अगर आप कभी भी शक्कर या तेल या जो भी आप मैटर लेने जाते हो बाहर, तो अगर कभी भी उसको खरीदो और वो आपसे बोले कि सर ये शुगर का मास कितना है, तो आप उससे बोलोगे सर इसके मास का मैग्नीट्यूड है 2 kg, या इसके मास का मैग्नीट्यूड है 3 kg। तो आप वो वैल्यू नहीं बोला करोगे, आप लोग क्या बोला करोगे? उसको मैग्नीट्यूड बोला करोगे, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, तो वी यूज मैग्नीट्यूड इन प्लेस ऑफ वैल्यू। हम लोग वैल्यू की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो मान होता है उसका, वही उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो अब होता क्या है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको बताते समय हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि जब हमसे कोई पूछता है कि सर टाइम कितना हो रहा है, तो हम उसको बताते हैं सर टाइम 2 PM, 3 PM, 4 PM, 4:45 AM, 7:45 AM, 7:55 PM। तो हमको वहाँ पे केवल उसको मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, हमें डायरेक्शन तो नहीं बताना पड़ता। ऐसा तो नहीं होता कभी हमसे किसी ने पूछ लिया राह चलते कि सर इस समय टाइम कितना हो रहा है, हमने बताया सर 2 PM हो रहा है राइट साइड में, ऐसा तो नहीं होता ना। हम कभी ये बताते हैं कि सर 3 PM हो रहा है लेफ्ट साइड में, ऐसा तो नहीं। तो क्यों? क्योंकि हमको टाइम बताते समय सर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो ये एक स्पेसिफिक टाइप की क्वांटिटी होगी जिसमें टाइम बताते समय हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब बताना क्या पड़ रहा है, केवल वैल्यू, और वैल्यू नहीं हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मतलब हमें केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा है, हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ रही। जब हमें केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये क्वांटिटी हो गई स्केलर। जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड की बात हो, डायरेक्शन की बात ना हो, वो क्या हो गई, स्केलर हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कि इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है। ऑब्जेक्ट के रूप में मतलब जैसे शुगर हो गई, ऑयल हो गया, फैट हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमसे कहा कि इसका मास क्या है, तो मैंने कहा सर 2 kg है। शुगर का मास कितना है, 2 kg है या 3 kg। तो हमें ये बताना पड़ता है कि मास 2 kg। ये तो नहीं बताना पड़ता है कि मास 2 kg राइट में या मास 2 kg लेफ्ट में है, या मास 3 kg राइट में या 4 kg लेफ्ट में, ऐसा तो नहीं बताना पड़ता है। तो मास बताते समय सर हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, केवल किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की। तो जब हमें मास बताते समय भी केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर हो गई। यानी स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़े, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, वो कौन सी हो गई, आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, जैसे कि आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये भी एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है गई, ठीक है। जैसे स्पीड हो गई, ये भी आपकी एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी हो गई। और भी कई सारे एक्सेट्रा लगा दिए मैंने। ऐसे जितनी भी आपको क्वांटिटीज होंगी जिनमें आपको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्पीड की बात कर लेते हैं। अब जितने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, चारों को समझा देते हैं। तो जैसे कि स्पीड की बात कर लेते हैं, तो सर स्पीड जब गाड़ी की बढ़ानी होती है तो आपसे कोई कहता है कि आपकी स्पीड कितनी है, तो हम कहते हैं 20 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बताते समय हमें 20 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर बोलना पड़ता है। स्पीड का मैग्नीट्यूड बोलना पड़ता है। हमें ये तो नहीं बोलना पड़ता है कि 20 किलोमीटर पर आवर राइट में, 20 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट में, उसमें राइट लेफ्ट तो हमें नहीं बताना पड़ता है, ना फॉरवर्ड बैकवर्ड बताना पड़ता है। हमें क्या बताना पड़ता है, केवल स्पीड का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें क्या बताना पड़ रहा है, केवल मैग्नीट्यूड। तो ये भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसी तरह से डिस्टेंस है, तो हमसे कोई पूछता है कि सर सीतापुर से लखनऊ की डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग बता देते हैं कि सीतापुर से लखनऊ की डिस्टेंस जो है आपकी 85 किलोमीटर है या 89 किलोमीटर है। तो उसको बताते समय हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो भी हमारी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो इन 4 एग्जाम्पल से, इसके बाद भी और सारे एग्जाम्पल कई सारे होते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, उसमें भी केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रेशर हो गया, प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी, वहाँ पर भी हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब हमारी क्वांटिटीज क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटीज हो गई। तो इतनी बातों से हम जाने क्या कि अगर इसके बारे में हमसे कोई पूछ लेगा तो हम यही तो बोलेंगे सर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैज नो डायरेक्शन आर सेड टू बी द स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैज नो डायरेक्शन आर सेड टू बी द स्केलर क्वांटिटीज। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए फिर हम लोग अगली बात कर लेते हैं सर कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब अगर जिसको स्केलर समझ में आ गया उसके लिए वेक्टर समझना बहुत सिंपल है। और आपको बता दूं कि आगे का जितना भी चैप्टर है, मैक्सिमम चैप्टर आपका वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है सर, तो जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन भी होगी। क्या बताया, जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन भी होगी, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं कि सर फोर्स की, किसकी बात कर लेते हैं, फोर्स की। तो जब फोर्स की बात होती है तो कहते हैं हम लोग कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई, क्योंकि जब हम लोग किसी भी फोर्स लगाते हैं तो हम लोगों ने डेफिनेशन बेसिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3rd से, कि पुश एंड पुल एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। लीजिए फोर्स में डायरेक्शन की बात आ गई, पुश या पुल। पुश का मतलब फॉरवर्ड और पुल का मतलब बैकवर्ड। तो पुश या पुल, पुश या फिर पुल, मतलब कि आपके फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। लीजिए फोर्स में डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो वहां पर जहां पे डायरेक्शन की भी बात हो रही है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है किसी। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो 2 न्यूटन भी हो सकता है, 4 न्यूटन भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 न्यूटन भी हो सकता है, कितना भी फोर्स लग सकता है। और डायरेक्शन का मतलब या तो पुश में भी लग सकता है, पुल में भी लग सकता है, और या तो राइट में भी लग सकता है, लेफ्ट में भी लग सकता है। तो वो आपकी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या जुड़ रहा है सर, डायरेक्शन भी जुड़ रहा है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या जुड़ रहा है, डायरेक्शन भी जुड़ रहा है। तो जिस क्वांटिटी में हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे वो कौन सी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसके साथ और भी हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गई एक, ठीक, जैसे क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने कोई बॉडी थी यहाँ पर, तो हमने जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है हमारी, तो हमने इस पर जब फोर्स लगाया तो ये बॉडी डिस्प्लेस हुई। तो जब हमने फॉरवर्ड फोर्स लगाया तो बॉडी भी तो फॉरवर्ड डिस्प्लेस होगी, और जब हम बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं तो बॉडी बैकवर्ड डिस्प्लेस होती है। देखिए फॉरवर्ड फोर्स लगाया फॉरवर्ड डिस्प्लेस हुई, बैकवर्ड फोर्स लगाया बैकवर्ड डिस्प्लेस हुई। तो मतलब कि डिस्प्ले, जब फोर्स में डायरेक्शन आपकी हो रही है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन हो रही है।
सही बात है। जब फोर्स लगाते समय आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए तो लगाते हो। तो जब आप लोग फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी भी हो सकती है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब बताते हैं तो सर मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गई, एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इतनी बात क्लियर है। तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल वेलोसिटी हो गई, ठीक, ये सब आपके क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। तो अगर किसी ने ये अच्छे से जान लिया कि जिन भी क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सबकी सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत सिंपल शब्दों में कह दोगे सर दोज क्वांटिटी which has both magnitude and direction are said to be the vector quantity. Those quantity which has both magnitude and direction are said to be the vector quantities. Is it clear? तो हमने क्या सीखा कि सर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी। स्केलर क्वांटिटी होती है सर जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की बात होगी, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे, डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे, वो सबकी सर स्केलर क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैज नो डायरेक्शन आर सेड टू बी द स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे टाइम हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, आपका वर्क हो गया, ठीक है, और आपका टेम्परेचर हो गया, और भी कई सारी क्वांटिटीज एक्सेट्रा, तो प्रेशर हो गया, ये सब की सब क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो गई। वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो गया कि फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, मोमेंटम हो गया, तो ये सब की सब आपके क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमने क्या सीखा कि दोज क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेड टू बी द वेक्टर क्वांटिटीज। इतनी बात अगर आपको अच्छे समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक। देखिए ये सब आपने हाई स्कूल तक पढ़ा होगा अच्छे से, क्योंकि हाई स्कूल में भी अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझाई जाती थी फिजिक्स में, नाइन्थ में, नॉट हाई स्कूल में नहीं, 9th में आपकी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज अच्छे से पहले ही समझा दी जाती हैं। लेकिन अब जो आप आगे पढ़ने जा रहे हो वो इसके बारे में ही ब्रीफ पढ़ने जा रहे हो। जितना मैंने अब तक बताया आप पहले भी सुन चुके होंगे, अब जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मतलब जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है कि f, तो हम कैसे जानेंगे कि ये f जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ऑन पेपर कैसे जानेंगे। तो सर उसके ऊपर कभी अगर आप एरो लिखा दिख जाए आपको तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक एरो से। किससे, एक एरो से। अगर किसी भी कोई भी जगह पे ए लिखा है और अगर उसके ऊपर कोई एरो लगा देता है तो हम लोग इसको वेक्टर पढ़ने लगते हैं, यानी कि एरो का मतलब वेक्टर और एफ तो फोर्स है, तो वेक्टर एफ, वेक्टर ए, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका एरो से। इतनी बात क्लियर। अच्छा ये जो एरो की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एरो, ये जो एरो की लेंथ होती है ये रिप्रेजेंट करती है सर मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड। ये जो एरो की लेंथ होती है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एरो की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो एरो का हेड होता है सर, एरो का हेड यानी कि हेड ऑफ एरो, ये जो एरो का हेड होता है, हेड ऑफ एरो, ये रिप्रेजेंट करता है सर आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि सर एरो की जो लेंथ होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, और एरो का जो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब सपोज दैट अगर ये से फॉर एग्जांपल ये एरो की लेंथ 1 मीटर है तो हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ एरो 1 मीटर है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर लगा है उसकी एरो की लेंथ जो है 1 मीटर है, तो इससे हम ये समझेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो मतलब एरो क्या बताता है, एरो बताता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एरो की लेंथ अगर यूनिट है तो 1 है तो हम लोग समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। अगर एरो की लेंथ 2 है तो हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। एरो का जो हेड होता है सर ये बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में काम कर रही है, ठीक है। तो अभी तक जितनी बात चल रही है आप बार बार ध्यान दे रहे हैं कि दोज क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेड टू बी द वेक्टर क्वांटिटीज। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
चलिए आगे कहानी हम लोग सुनते हैं। तो आगे की कहानी जब हम लोग सुनने जाते हैं तो सर अगली हेडिंग हमारे सामने आती है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर के सर वेक्टर के कितने कितने टाइप होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चा, वेक्टर के कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत टाइप होते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग कुछ फिक्स टाइप्स डिफरेंट करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जैसे कि आपका हो गया इक्वल वेक्टर, पहला हो गया आपका इक्वल वेक्टर, फिर आप हो गया आपका ऑपोजिट वेक्टर, फिर हो गया आपका ऑपोजिट वेक्टर, देन हो गया आपका जीरो वेक्टर, देन हो गया जीरो वेक्टर, फोर्थ हो गया आपका यूनिट वेक्टर। कौन सा हो गया? यूनिट वेक्टर। फिफ्थ हो गया आपका कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा हो गया? कोप्लेनर वेक्टर। सिक्स्थ हो गया आपका कॉन्करेंट वेक्टर्स। क्या हो गया? कॉन्करेंट वेक्टर्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 1 2 3 4 5 6 वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन द हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्टिंग करते हैं इक्वल वेक्टर से। जिससे इक्वल वेक्टर से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इक्वल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो समझिएगा जैसे कि मैं कहता हूँ कि सर एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। वेक्टर ए को हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए को इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर बी को इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेक्टर ए को हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर वाला एरो वेक्टर ए है और नीचे वाला एरो वेक्टर बी है। तो ऊपर वाले एरो को हम लोग वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नीचे वाले एरो को हम लोग वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक, तो इन दो एरोज में हमको देखने को क्या मिल रहा है कि सर हमने ध्यान देके दोनों की लेंथ जो है इक्वल को रखा है। देखिए ध्यान से, वेक्टर ए और वेक्टर बी इनमें जो लेंथ ऑफ एरो है वो दोनों की इक्वल है, यानी कि दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। तो जब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो देख लीजिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो इस तरह से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। जैसे वेक्टर बी है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? बस इस तरह से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखा होगा। मतलब किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको इस मॉड के अंदर रख लीजिए। ये एक मॉड होता है मॉड्यूलस, इसके अंदर आप रखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, जब मैग्नीट्यूड आ जाता है तो वेक्टर हट जाता है तो उसको हम लोग केवल ए लिख देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को आप लोग चाहो तो ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। हम देख रहे हैं क्या दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। और साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा, अभी क्या समझाया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जब हम लोग लिखते हैं तो वेक्टर हट जाता है तो ए बराबर क्या आ जाता है? बी। तो मैंने इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दिया। तो इसमें हम लोग बोलेंगे क्या कि सर दोज वेक्टर्स which are equal in magnitude and have same direction, those vectors which are equal in magnitude and have same direction। अगर कुछ वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर कहते हैं। जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है उनको क्या कहा जाता है? इक्वल वेक्टर कहा जाता है। जैसे कि दूसरा हमारा हो गया ऑपोजिट वेक्टर। दूसरा हमारा हो गया ऑपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, तो अपोजिट वेक्टर बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे हमारा एक वेक्टर है ए तो दूसरा वेक्टर है बी, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। तो अब मैंने इनमें चेंज क्या किया? मैंने चेंज क्या किया? ध्यान से देखिएगा, मैंने चेंज इतना ही तो किया कि ऊपर वाले वेक्टर और नीचे वाले वेक्टर की डायरेक्शन को बदल दिया। ऊपर वाले वेक्टर और नीचे वाले वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर दिया? मैंने बदल दिया। मतलब कि सर दोस टू वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड अभी भी इक्वल है, तो दोस टू वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी। तो दोस टू वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैज अपोजिट डायरेक्शन, दोस टू वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैज opposite direction are said to be the equal vector, opposite vector, sorry by mistake, opposite vector. Those two vector which are equal in magnitude but has opposite direction are said to be the opposite vector. opposite शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? माइनस का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी कि इससे हम लोग क्या सीखने को मिला कि अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं सर? कि
ध्यान से सुनिएगा, अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? दोज टू वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैज ऑपोजिट डायरेक्शन। दोज टू वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैज opposite direction are said to be the opposite vector. Those two vector which are equal in magnitude but has opposite direction are said to be the opposite vector. इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे जीरो वेक्टर की। किसकी बात करने जा रहे हैं? जीरो वेक्टर की। इसको हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है। Those two vector which are equal in magnitude and have same direction are said to be equal vector. Those vector which are equal in magnitude and has opposite direction are said to be the opposite vector. अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे जीरो वेक्टर्स की, किसकी बात करने जा रहे हैं? जीरो वेक्टर की। देखिए खास बात क्या है, जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर लगा दीजिए वेक्टर, तो क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी कितना आएगा? जीरो। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी क्या आएगा? जीरो। इसी बात को आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि सर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो आर सेड टू बी जीरो वेक्टर, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो आर सेड टू बी जीरो वेक्टर्स। ठीक, चलिए बस इसमें इतना ही था। अच्छा हाँ, एक बात और, आपसे कोई बोल दे कि सर जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आपसे कोई बोले कि सर जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप लोग जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या बताओगे? क्या बताओगे जीरो वेक्टर की डायरेक्शन? आप लोग कहोगे सर जीरो वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में लाई कर सकता है। जीरो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में लाई कर सकता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन अगर आप पूछोगे तो फिक्स नहीं है, ये हर दिशा में डायरेक्टेड होता है, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, साउथ में भी, राइट में, लेफ्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब हर दिशा में ये डायरेक्टेड होता है, तो इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। अगली बात हम लोग कर लेते हैं जीरो वेक्टर के बाद सर यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक सर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए ये थोड़ा सा अच्छे समझने वाला है। पहली चीज, अभी तक आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा था, अब वेक्टर से एक शब्द पहले जुड़ रहा है यूनिट, ठीक। तो सर यूनिट वेक्टर, जैसे कि ये है ए, अभी तक ये वेक्टर है, वेक्टर है। अब अगर हम इसको लिखेंगे यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हमें ऊपर लगाना पड़ता है कैप। क्या लगाना पड़ता है? कैप। ये जो कैप होता है ये शो करता है कि सर दिस इज यूनिट वेक्टर, ये कैप शो करता है कि दिस इज यूनिट वेक्टर। अगर हम इसका सर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो हमेशा सदैव 1 आता है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो हमेशा क्या आता है? 1 आता है हमेशा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो हम लोग चाहें तो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि सर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट आर सेड टू बी द यूनिट वेक्टर। दोज वेक्टर, ये ए कैप दिख रहा है आपको, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो कैसे पता चला? क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया जाए, उसका मैग्नीट्यूड आपका यूनिट आ जाए, तो आप उसको, जैसे सपोज दैट आपका वेक्टर ए है ये, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो कोई यूनिट आ जाए, तो आप लिखोगे सो वेक्टर ए की जगह पे वी यूज ए कैप। क्या यूज करेंगे? ए कैप, क्योंकि वो वेक्टर ए नहीं कहलाएगा, वो ए कैप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर बन चुका है। तो यूनिट वेक्टर की पहचान क्या है सर? पहली चीज तो उसको ए कैप से लिखा जाता है, ठीक। दूसरी बात कि उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? हमेशा 1 आता है। तो दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट आर सेड टू बी द यूनिट वेक्टर। दूसरी बात, ए कैप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सर ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या बताया? वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्या बताया? वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ देयर वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बताया? द यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? ये यूनिट वेक्टर आपका हो गया, कोई प्रॉब्लम? ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है सर? देखिए ध्यान से। देखिए एक बात आपको बता दें कि को का मतलब, जब भी किसी हेडिंग में को लग जाए तो फिजिक्स पे तो ध्यान जाता ही नहीं, को पे सबसे पहले जाता है कि को का मतलब होता है सेम।
को का क्या मतलब होता है? सेम। और प्लेनर का मतलब होता है प्लेन से। प्लेनर का मतलब क्या होता है? प्लेन। प्लेन कौन सा? उड़ने वाला प्लेन नहीं। प्लेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। प्लेन का मतलब क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये प्लेन है बिकॉज इट कंटेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो दैट इज अ प्लेन। ठीक। और कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन पे। वेक्टर माने सेम प्लेन पे वेक्टर। देखिए इसकी हेडिंग से इसकी डेफिनेशन बनती है कोप्लेनर यानी सेम प्लेन, वेक्टर यानी वेक्टर सेम प्लेन पे वेक्टर्स। अगर सेम प्लेन पे जो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं वो कोप्लेनर होंगे, और अगर सेम प्लेन पे वेक्टर लाई नहीं कर रहे हैं तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स हैं, सपोज दैट ये वेक्टर ए है, ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। और सपोज दैट ये वेक्टर है बी, तो रेड वाला वेक्टर बी है और ब्लू वाला वेक्टर ए है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। खटक। क्या ये इस प्लेन पे आ रहे हैं? बेशक आ रहे हैं। ऐसे आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं, ऐसे रखो 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 ऐसे भी आ रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से आप रखो तो ये दो वेक्टर्स जो हैं ये इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो वेक्टर हमारे क्या हो गए? कोप्लेनर हो गए, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन। को का मतलब सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन, वेक्टर्स का मतलब वेक्टर। So those two vectors which lie on the same plane are said to be the coplanar vectors. बात क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। बेटे यहाँ पे सपोज दैट एक थर्ड वेक्टर मैं ले लेता हूँ इस टाइप से, इसको सेट कर दूँ जरा हाथ में, यूं ऐसे। बहुत बढ़िया। हो गया? नहीं हो गया? हो गया, हो गया बस। तो जैसे कि ये है हमारा, तो हमने क्या देखा कि सर ये दो तो इस प्लेन पे आ रहे हैं, सर ये वाला इस प्लेन पे नहीं आ रहा। ऐसे हमने रख के देखा, फिर कैसे? अरे बड़ा ये दो तो इस पे प्लेन पे आ रहा है, ये थर्ड वाला इस प्लेन पे नहीं आ रहा, थर्ड वाला इस प्लेन पे नहीं आ रहा। ठीक, ये दो इस प्लेन पे आ रहे हैं, थर्ड वाला इस प्लेन पे नहीं आ रहा। ऐसे देखा तब भी ये दोनों इस प्लेन पे आ रहा है, थर्ड वाला इस प्लेन पे नहीं आ रहा। फिर हमने क्या किया? हमने इन दोनों को ऐसे ऐसे रखा और इसको जो है इन दोनों को क्या रख लिया? परपेंडिकुलर रख लिया। फिर हमने क्या देखा कि सर ये दोनों तो प्लेन पे आ रहे हैं लेकिन ये वाला प्लेन पे नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या कि तीन वेक्टर्स अगर हैं तो क्या वो प्लेन एक प्लेन पे नहीं आ सकते? तीन वेक्टर्स आपने देखा, तीन वेक्टर्स थे वो एक प्लेन पे नहीं आए। इसका मतलब सर दो वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तीन वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रहे हैं। गलत। तीन वेक्टर्स भी सेम प्लेन पे लाई कर सकते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां मैं बताऊंगा स्टार बना के बढ़िया सा। थ्री वेक्टर्स may or may not be lie on same plane। तीन वेक्टर्स हो भी सकता है सेम प्लेन पे लाई करे, नहीं भी हो सकता है सेम प्लेन पे लाई करे। अभी कहोगे आपने दिखाया था, अभी तो सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रहे थे। ध्यान से देखिए, ये दो वेक्टर हैं, ठीक, और इनके परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। ये अब ये तीनों तो सेम प्लेन पे लाइन नहीं कर रहे, तो कौन कहे है कि इन तीनों को परपेंडिकुलर ही रखो? हम इस थर्ड वाले को ऐसे भी तो रख सकते हैं, एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, ठीक। थर्ड वाले को ऐसे भी तो रख सकते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट है यहाँ पर, ये खटक 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 खटक, ये पॉइंट है। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है और इस पॉइंट को ऊपर की ओर खींचता है फोर्स F से। ये वेक्टर A या वेक्टर F जो है ऊपर की ओर लगा। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है, इसको इधर की ओर खींचता है वेक्टर F से, और एक व्यक्ति जो है सामने इस जगह पे खड़ा होता है जहाँ मेरा हाथ है, ये, और यहाँ से एक रस्सी है ऐसे खींचता है। एक वेक्टर F ऊपर लग रहा है, एक वेक्टर F इधर लग रहा है x एक्सिस पे, और एक वेक्टर F इन दोनों के परपेंडिकुलर लग रहा है। तीन वेक्टर F लग रहे हैं लेकिन तीनों सेम प्लेन पे नहीं है। मान लिया इस तरह से नहीं है, जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो सेम प्लेन पे नहीं है। अभी सपोज दैट जिस तरह ये वाला यहाँ खड़ा था, ये वाला यहाँ खड़ा था, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया और वो भी इसी बॉक्स को इस डायरेक्शन में घसीट रहा है। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया, वो इस वाले पॉइंट को इस डायरेक्शन में घसीट रहा है। तो अब देखिए, इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में घसीट रहा है वेक्टर F से, इस पॉइंट को ऊपर वाले दिशा में घसीट रहा है वेक्टर F से, और इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट घसीट रहा है इधर तरफ वेक्टर F से। अब तो तीनों सेम प्लेन पे, यानी कि क्या पता चला कि सर थ्री वेक्टर्स
मे और मे नॉट बी लाई ऑन द सेम प्लेन, मे और मे नॉट बी लाई ऑन द सेम प्लेन। तीन वेक्टर सेम प्लेन और सेम प्लेन पे लाई कर भी सकते हैं, तीन वेक्टर सेम प्लेन पे लाई नहीं भी कर सकते हैं, फिक्स नहीं है। अगर वो तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अगर तीनों वेक्टर्स जो हैं एक के ऊपर एक परपेंडिकुलर हैं, तो भाई तीनों जो हैं एक प्लेन पे लाई नहीं कर सकते, दीज आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक। बट अगर वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं, वो तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, इस तरह से रखे हुए हैं, तो वो तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई कर सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे कॉन्करेंट वेक्टर्स की ओर, किसकी ओर, कॉन्करेंट वेक्टर्स की ओर। तो इतना हम जो कर देंगे रब, और कॉन्करेंट की ओर भाग पड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका क्या, कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए बेसिकली वेक्टर्स में जो फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी में एक हम लोग क्वांटिटी की बात करें फोर्स, बेसिकली जो कॉन्करेंट वर्ड जो इस्तेमाल होता है ये फोर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। किसके ऊपर होता है, फोर्स के ऊपर, बेसिकली फोर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्करेंट फोर्सेस ऐसा कुछ, ठीक। तो ध्यान से देखिए, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए ये एक आपका जो है कार है, सपोज दैट ये क्या है, ये आपकी कार, ठीक। इस टाइप से आपकी जो है कार है, और कार में लगे हैं दो पहिए, ठीक। और इस कार को जो है यहाँ पर एक पॉइंट पे रस्सी बंधी है, तीन लोग घसीट रहे हैं, एक वेक्टर F1, एक वेक्टर F2, एक वेक्टर F3। इस पॉइंट को तीन तरफ से जो है घसीटा जा रहा है, तीन तरीके के फोर्सेस से, ठीक। F1, F2 और F3। सही नहीं अभी, F1, F2, F3। अब सही, जब पढ़ लिया है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो लगाओ, ठीक। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं सर, कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं कि सर ये जो वेक्टर्स थे ये सभी के सभी एक ही पॉइंट की ओर डायरेक्टेड थे। देखिए इस वाले वेक्टर F3 की बात करें तो ये भी इसी पॉइंट पर वर्क कर रहा है, इस वाले की, तो ये भी इस वाले की, ये भी, मतलब कि सबके सब एक ही पॉइंट पे फोकस्ड है, सबके सब एक ही पॉइंट पे फोकस्ड है, सबके सब एक ही पॉइंट पे डायरेक्टेड है। तो जब सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे डायरेक्टेड है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस बोलेंगे। तो कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि सर कॉन्करेंट माने एक ही पॉइंट पे वर्क करने वाले फोर्सेस, तो वो क्या कहलाते हैं सर, आपके कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। बात समझ आ रही। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या हो गए कि वही बस वेक्टर्स हो गए कि मतलब इफ ऑल थ्री वेक्टर्स लाई एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी द कॉन्करेंट वेक्टर्स। अगर सभी के सभी वेक्टर्स जो हैं एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं तो हम लोग उनको क्या बुलाएंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स बुलाएंगे। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि सभी के सभी कहाँ लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गए, कॉन्करेंट वेक्टर्स हो गए। बात क्लियर हो गई थी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो कॉन्करेंट का मतलब हो गया सर एक ही पॉइंट पे डायरेक्टेड, एक ही पॉइंट पे फोकस्ड जो वेक्टर्स होंगे उन्हें हम लोग क्या बुलाएंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस बुलाएंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स बुलाएंगे, ठीक। क्लियर है, अच्छा ठीक। तो उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या आता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये आपके कॉन्करेंट फोर्सेस का या कॉन्करेंट वेक्टर्स का टाइप खत्म हो गया। एक आपका आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये मैंने पीछे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में लिखा नहीं था, लेकिन ये भी एक टाइप है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये क्या होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, देखिए सर ध्यान से। यूनिट वेक्टर तो आप जान गए कि एक ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐप से रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो होता है एक ऐप, ये बराबर होता है सर वेक्टर ए अपॉन में ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट होता है, ठीक। तभी तो यूनिट वेक्टर बुलाया जाता है, याद करने की जरूरत ही नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वही यूनिट वेक्टर, ठीक। तो हमने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने तीन एक्सिस पहले ड्रॉ करनी है, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, एक्स वाई जेड, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा,
एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है उसे आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बताया? एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करे जाने वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। और जे एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। इतनी बात क्लियर? फिर से देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंटेड करने वाला यूनिट वेक्टर का के कैप। तो तीन तरीके के हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं, इन्हें हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि the unit vector represented along x axis is represented by I cap, the unit vector represented along y axis are represented by j cap, the unit vector represented along z axis are represented by k cap, and these three unit vector I cap, j cap, k cap are said to be orthogonal unit vectors। इन्हीं तीन यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, सब इन बच्चा इन सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर ये सब यूनिट वेक्टर है तो इन सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट होगा, बेशक यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट ही होगा। ठीक, बात क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे कि हाँ, तो यूनिट वेक्टर जो हो गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तीन तरीके के होते हैं सर, आई कैप, जे कैप, के कैप। और अगर आप इनका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो कितना आता है? यूनिट आता है, 1 आता है। ठीक, तो इसलिए इन्हें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो देखिए ये आपकी हो गई स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में हम आपको आज इतना समझाए हैं। तो अब अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे जो डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी और आपका ट्राइंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है और अगर दो से ज़्यादा आ जाए फिर भी कैसे ऐड किया जाता है, ये भी तरीका आपको सिखाएंगे। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होगा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये सब आपके आने वाले सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल आपका फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, थैंक यू। कॉन्सेप्ट क्लासेस actualconcept.com ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर सर्च करिए। जो भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सर।